हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। जो हमारा इससे पहले वीडियो अपलोड हो रहा था स्टूडेंट, वो ये, इससे तो आप परिचित हैं। हमने जो पिछला वीडियो किया था ऑफ, वो इसी क्वेश्चन पर ऑफ किया था स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में, यानी कि इस वीडियो में जो भी इससे पहले वीडियो जो बनाया हुआ है, उस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन रिलेटेड थे कॉची थ्योरम से और कॉची इंटीग्रल फार्मूला से। कहाँ पर स्टूडेंट कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज करते हैं, कहाँ पर कॉची थ्योरम यूज करते हैं, और चाहे कॉची थ्योरम यूज करें या कॉची इंटीग्रल फार्मूला या हायर डेरिवेटिव का और भी बताएंगे। तो स्टूडेंट, ये फार्मूले जो यूज करते हैं ये केवल क्लोज्ड कर्व के लिए हैं, यानी कि ऐसा कर्व जिस पॉइंट से स्टार्ट हो और राउंड लगा करके उसी पॉइंट पर ये ऑफ बंद हो जाए, उसी पॉइंट पर खत्म हो जाए स्टूडेंट। तो ये क्लोज्ड कर्व के लिए पूरा का पूरा है। तो कहाँ पर हमने कॉची थ्योरम लगाई थी, वो कहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाया था स्टूडेंट, वहां पर ये समझते हैं कि एक क्लोज्ड कर्व बताया था हमने, क्लोज्ड कोई कर्व है और एक फंक्शन है हमारे पास एफ जेड। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल निकालना है, एफ जेड और डी जेड इस फंक्शन का। और ये पूरा का पूरा फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो। जहां पर भी कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची थ्योरम या कॉची थ्योरम से रिलेटेड हायर डेरिवेटिव के फार्मूले लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए जाते हैं वो सभी के सभी फंक्शन सिंगल वैल्यूड होते हैं। वो हमें चेक नहीं करना है, वो अपने आप सिंगल वैल्यूड गिवन ही होगा, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एक हमारे पास कर्व दिया होगा स्टूडेंट, वो क्लोज्ड कर्व होगा। उस कर्व की बाउंड्री पर और उस कर्व के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक अगर है तो इस कर्व के एलोंग, यानी जो भी कर्व दिया है इस कर्व के एलोंग इस फंक्शन का इंटीग्रल स्टूडेंट कॉची थ्योरम लगा करके डायरेक्ट का डायरेक्ट 0 आता है। ये बताया था फंक्शन एनालिटिक को बाउंड्री पर और बाउंड्री के अंदर। तो कॉची थ्योरम यूज होती है स्टूडेंट। कॉची थ्योरम ने बताया था कि इस पूरे इंटीग्रल आंसर 0 होता है। दूसरी बात बताई थी कॉची इंटीग्रल फार्मूला, इसमें बताया था स्टूडेंट पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है, कि एनालिटिक जितना भी फंक्शन है इसमें उसको हम एफ जेड मानते हैं। ये पूरा का पूरा फंक्शन इस क्लोज्ड कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर पूरा जो इंटीग्रल में लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा है टर्म z माइनस ए, और यहाँ पर ए पॉइंट जो है हमारा इस क्लोज्ड कर्व के अंदर है। अब स्टूडेंट, अगर हम पूरे यहाँ पर फंक्शन की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा फंक्शन अब एनालिटिक नहीं है इस बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट पर, यानी अंदर पॉइंट ए है। अगर z की जगह में ए रख देते हैं तो स्टूडेंट इसका आंसर 0 यानी कि इनफाइनाइट आता है, यानी कि z इक्वल टू ए पर ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर डिफाइंड नहीं है तो हम इसको एनालिटिक नहीं कह सकते स्टूडेंट। डिफाइंड नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो स्टूडेंट एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब इतना फंक्शन जो है ये पूरा का पूरा फंक्शन इसके अंदर, यानी कि इसमें अगर हम ए रखते हैं या इसके अंदर का कोई पॉइंट रखते हैं तो स्टूडेंट इसमें वैल्यू मिलती है हमको। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो हमारा है ये इस कर्व के अंदर और कर्व की बाउंड्री पर एनालिटिक है। लेकिन ये पूरा का पूरा z माइनस ए को भी शामिल कर ले तो एनालिटिक नहीं है। तो अगर इतना एनालिटिक है स्टूडेंट, इसमें कुछ छूट गया पार्ट, वो एनालिटिक नहीं है पूरा का पूरा मिला के, तो फिर इसमें लगता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। और स्टूडेंट इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ, इस पॉइंट को यहाँ पर रख देते हैं इंटू एफ ऑफ ए। ये फार्मूला लगता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। जब पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जितना पार्ट छूटता है वो पार्ट को 0 के बराबर इक्वल रखते हैं और उससे z की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो z की वैल्यू आती है स्टूडेंट उसी को यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो इस पूरे इंटीग्रल का आंसर 2 पाई आई इंटू एफ ए आता है। तो अब हम आगे क्वेश्चन स्टूडेंट और भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, कहीं पर भी ये हमको टफ ना लगे, बिल्कुल एकदम से पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम कुछ क्वेश्चन आगे और लेके चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं आगे क्वेश्चनों को।
तो स्टूडेंट अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रल अलोंग सी जेड डी जेड डिवाइडेड बाई 9 माइनस जेड का स्क्वायर इंटू जेड प्लस आई वेयर सी इज ए सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 2। और स्टूडेंट इसका एक सेकेंड पॉइंट भी है, हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। और यहाँ पर भी इंटीग्रल में सी है और सी की वैल्यू लिखी हुई है सी इज ए सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इतना अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं स्टूडेंट, एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को लेके चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, इसको लेट करते हैं आई के इक्वल, तो यानी कि यहाँ पर लिखा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग सी, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट जेड डी जेड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आता है 9 माइनस जेड का स्क्वायर इंटू यहाँ पर लिखते हैं जेड प्लस आयोटा। और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्किल जो सी है, सी की वैल्यू लिखी है मॉड जेड इक्वल टू। स्टूडेंट ये सर्किल की इक्वेशन, पहले हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं, यानी इस सर्किल को हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट जेड माइनस 0 इक्वल टू 2। तो सर्किल का सेंटर 0 है स्टूडेंट और रेडियस इसकी 2 है। तो यहाँ पर सेंटर जेड इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट ये 0 पॉइंट होता है, यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू लिखी हुई है जेड इक्वल टू 0, ये पॉइंट लिखा हुआ है जेड इक्वल टू 0। इसका रेडियस इसकी 2 है, तो यानी कि यहाँ पर 2.12, यहाँ पर ही 1 और 2, यहाँ पर ही 1 और 2, यहाँ पर ही 1 और स्टूडेंट 2, और इन पॉइंटों को मिला करके सर्किल बनता है स्टूडेंट। डायरेक्शन दी अगर नहीं है तो हमेशा इंटीग्रल एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सर्किल की जो डायरेक्शन होगी, कर्व की डायरेक्शन होगी, क्लोइड कर्व की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट, इसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। तो ये सी लिखा हुआ है और सी की जो वैल्यू है यहाँ पर मॉड जेड इक्वल टू 2 लिखी हुई है। इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज हमेशा। ये फंक्शन है स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं कि किन पॉइंटों पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो स्टूडेंट जितने पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वो पॉइंट हमेशा डिनोमिनेटर में लिखे रहते हैं। तो उन पॉइंटों को अगर हमें निकालना है तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखते हैं और देखते हैं कितने पॉइंट इसके इनसाइड आते हैं। जितने पॉइंट इनसाइड आएंगे स्टूडेंट, उन पॉइंटों पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। यानी कि डिनोमिनेटर को 0 रखने से हम पॉइंट जेड की वैल्यू यानी जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट, और जेड की जो भी वैल्यू इसके इनसाइड आएगी उन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। देखते हैं उन पॉइंटों को, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा पुट 9 माइनस जेड का स्क्वायर इंटू यहाँ पर लिखते हैं जेड प्लस आयोटा और इक्वल टू यहाँ पर 0। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से मिलता है जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 और यहाँ पर आता है जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो जेड की जो वैल्यू आती है वो आएगी प्लस माइनस 3 और जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा। अब स्टूडेंट जेड इक्वल टू प्लस 3 और जेड इक्वल टू माइनस 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू माइनस 3, और इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट जेड इक्वल टू माइनस का आई। जेड इक्वल टू 3 जो पॉइंट है यहाँ पर जेड इक्वल टू 1 है, ये 2 वैल्यू है, ये 3 है। तो स्टूडेंट जेड इक्वल टू जो 3 पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर रियल एक्सिस पर आएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू रियल है। इमेजनरी होती तो इस पर मिलता, कॉम्प्लेक्स होती तो रियल इमेजनरी चल के जहाँ पर मिलता स्टूडेंट वहाँ लिखते। इसके बाद लिखा है जेड इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन रियल की चलेंगे स्टूडेंट, तो 1 2 और 3 यहाँ पर पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है जेड इक्वल टू माइनस 3, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पर ऐसे मिले स्टूडेंट जो इस बाउंड्री के इनसाइड नहीं है। जो बाउंड्री के इनसाइड होते हैं उन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो इन दोनों पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन इन पॉइंटों को हम फंक्शन में नहीं रख सकते स्टूडेंट, क्योंकि ये बाउंड्री के बाहर हैं। इस बाउंड्री के अंदर होने चाहिए या बाउंड्री पर होने चाहिए। अब एक अगला पॉइंट मिलता है स्टूडेंट जेड इक्वल टू माइनस आई, तो यहाँ पर लिखते हैं जेड इक्वल टू माइनस आई, यानी कि इमेजनरी नंबर है, पॉजिटिव इमेजनरी
पॉजिटिव डायरेक्शन में और इमेजिनरी नेगेटिव वाला नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जेड इक्वल टू माइनस आई, यानी कि 1 डायरेक्शन नीचे चलना है। तो यहाँ से 1 डिजिट यहाँ पर आए स्टूडेंट, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा, और ये इनसाइड पड़ता है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि जेड इक्वल टू जो है यहाँ पर 3, ये सी के अंदर नहीं है। जेड इक्वल टू यहाँ पर -3, ये बिलोंग नहीं कर रहा है सी के अंदर, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है बट जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा, ये बिलोंग करता है सी के अंदर। तो स्टूडेंट जो फंक्शन हमारा ये लिखा हुआ है, ये एनालिटिक केवल एक पॉइंट पर नहीं है, वो पॉइंट है जेड इक्वल टू माइनस आई। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, यानी यहाँ पर जेड इक्वल टू जो माइनस आई लिखा हुआ है स्टूडेंट, वो इस यहाँ पर रखने से 0 बनेगा, यानी कि ऊपर जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। केवल इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है जेड इक्वल टू माइनस आई पर, वो टर्म केवल इतना है स्टूडेंट, ये टर्म फंक्शन को एनालिटिक नहीं होने दे रहा है। तो इसको छोड़ करके टोटल का टोटल जो कुछ बचता है स्टूडेंट, उसको मानेंगे एफ जेड। ये एफ जेड मानने का मेथड है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट टेक एफ जेड इक्वल टू, तो इस टर्म को हटा करके स्टूडेंट मिलता है जेड बटे 9 माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं जेड बटे 9 माइनस जेड का स्क्वायर। और जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर हम इस पॉइंट को एफ जेड को फाइंड करते हैं, वैसे इस पॉइंट को उठा करके एफ जेड में रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू की हमें खास जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। तो जेड माइनस एफ माइनस आयोटा इसमें रखेंगे स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस का आयोटा यानी आई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आई डिवाइडेड बाई 9, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर -1, तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा +1, यानी माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है कि ये जो एफ जेड है, इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट रख दें या बाउंड्री का कोई भी पॉइंट रख दें, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगी। इनफाइनाइट केवल आएगी जेड इक्वल टू +-3 पर, जो कि इस कर्व के आउट के पॉइंट हैं, बाहर के पॉइंट हैं। तो यानी कि इन पॉइंटों को स्टूडेंट हम नहीं रख सकते हैं, यानी कि इस कर्व के अंदर के पॉइंट या बाउंड्री के पॉइंटों पर ये फंक्शन एनालिटिक होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लियरली आगे देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एफ जेड है, इस सर्कल जो अभी बना हुआ था इसके अंदर एनालिटिक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लियरली एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी के अंदर और सी की बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक होगा स्टूडेंट। तो हम इसमें लगाएंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ना कि कॉची थ्योरम। कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाएं क्योंकि स्टूडेंट ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम शामिल करते हैं इस टर्म को, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, यानी कि ये छूट जाता है टर्म। अगर छूट जाएगा तो फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं देन बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, देन बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो स्टूडेंट कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले की वैल्यू जो होती है, फार्मूले का जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल अलोंग सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट एफ जेड जो बना जेड बटे 9 माइनस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, इतना एफ जेड है, ये टर्म बचा। तो एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा, और यहाँ पर लिखते हैं डी जेड। स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई आई। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट इंटीग्रल अलोंग सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू, इसका आंसर आता है 2 पाई आई इंटू लिखते हैं एफ ऑफ ए। तो स्टूडेंट माइनस ए लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ प्लस का आई लिखा हुआ है, यानी कि माइनस ए की जगह पर प्लस आई है। तो यानी कि माइनस ए की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर आयोटा है, तो आई ए के इक्वल टू हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई आई इंटू माइनस का एफ इंटू आयोटा।
तो इस तरीके स्टूडेंट इसका आंसर निकालते हैं, तो 2 पाई इंटू आयोटा, और इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का आयोटा अपॉन 10 एफ माइनस आई की, ये वैल्यू उठा करके रखते हैं। तो माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर, और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ से आयोटा का आयोटा में स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट -1 आएगा, और ये माइनस इसको प्लस करेगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, पाई आ जाएगा स्टूडेंट, और 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 5 आएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट इसका जो आंसर है इंटीग्रल अलोंग सी, एफ जेड की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट जेड बटे 9 माइनस जेड स्क्वायर, तो जेड डिवाइडेड बाई 9 माइनस का जेड स्क्वायर, और डिवाइड में लिखा है जेड प्लस आई, तो स्टूडेंट यहाँ इंटू हो जाएगा जेड प्लस आयोटा डी जेड इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 5। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड वाले पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। अगर यहाँ पर हमारा जो पॉइंट निकलता है स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, वो एक पॉइंट ना होकर के अगर 2-3 पॉइंट एक साथ निकल आते हैं, तो फिर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? उस क्वेश्चन को यहाँ पर, उस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। एक से ज़्यादा पॉइंट निकलेंगे इनसाइड, अभी एक पॉइंट था केवल कर्व के अंदर, जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा। अब यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन हमने जो लिया है, ये ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें जो बाउंड्री दी होगी कर्व की, उसके अंदर कई पॉइंट ऐसे होंगे जो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एक से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, इस मेथड को देखते हैं अब यहाँ पर। तो इसका सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, इसको हम लेट करते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग सी, और यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ पाई जेड। कॉस एच पाई जेड लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है स्टूडेंट हाइपरबोलिक, पहले हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड। कॉस हाइपरबोलिक पाई जेड सही नहीं है, हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड पढ़ेंगे इसको। डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर लिखते हैं डी ऑफ जेड। बाउंड्री को देखते हैं, बाउंड्री लिखी हुई है स्टूडेंट मोड जेड इक्वल टू 2, ये वही बाउंड्री है जो इस वाले क्वेश्चन में थी। तो यानी कि यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2, और इसको हम जेड माइनस 0 इक्वल टू 2, यानी सेंटर इसका 0 रेडियस 2 है, तो स्टूडेंट वही वाला फिगर बनेगा यहाँ पर। इस तरीके से ये फिगर आ गया, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी मोड जेड इक्वल टू 2 लिखेंगे, यही कर्व सी है। यहाँ पर 1 है, ये 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 2,0 होगा स्टूडेंट। यहाँ पर 0,2, ये भी 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी इसको यहाँ पर लिखेंगे 0,-2, और यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा माइनस का 2,0। अब उन पॉइंटों को देखते हैं जो पॉइंट इसके अंदर पड़ते हैं स्टूडेंट। उन पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, और 0 करने के बाद जो भी पॉइंट निकलेंगे, जितने पॉइंट इसके अंदर पड़ेंगे, उन पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है स्टूडेंट। देखते हैं कितने पॉइंट इसके अंदर पड़ते हैं, इसको 0 बराबर वोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट वोट जेड, और यहाँ पर आता है जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसे। तो स्टूडेंट एक तो पॉइंट यहाँ से जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 और दूसरा जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट आयोटा का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगी। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट जेड इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर मिल जाएगा जेड इक्वल टू आयोटा, और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा, और हम चेक करते हैं कितने पॉइंट इसके अंदर है। जेड इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट जेड इक्वल टू 0 वाला ये पॉइंट है, यानी कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर जेड इक्वल टू 0, तो ये इनसाइड मिला, यानी कि ये कर्व के इनसाइड पड़ेगा स्टूडेंट सी के। जेड इक्वल टू आयोटा, इमेजनरी एक्सिस पर एक डिजिट चलना है स्टूडेंट, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, तो इमेजनरी एक्सिस ये है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मिल जाएगा जेड इक्वल टू आयोटा। एक दूसरा भी पॉइंट यहाँ पर इसके अंदर आ गया स्टूडेंट, और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी कि इमेजनरी एक्सिस पर 1 पॉइंट नीचे चलना है। तो यहाँ पर आ जाएगा जेड इक्वल टू माइनस का आयोटा स्टूडेंट यहाँ पर।
तो ये तीनों के तीनों पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कर्व सी के इनसाइड हैं। जब एक पॉइंट मिलता है स्टूडेंट तो हमने फार्मूला बताया है कॉची इंटीग्रल फार्मूला, एक से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं तो फिर स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमको देखना है। इसमें यहाँ पर हम इसका करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड को अलग करते हैं 1/z और z²+1 का स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं। जब अलग अलग तोड़ देंगे और इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 1/z z²+1 का, ये बात अलग से करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 1/z और इसको लिखते हैं z²+1। तो स्टूडेंट 1/ इसको लिख सकते हैं z और इसके फैक्टर करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर z²+a² अगर लिखा हो स्टूडेंट तो इसका जो फैक्टर होता है z+i इंटू a और z-i इंटू a, इसी को लिखते हैं। तो z+i आ जाएगा स्टूडेंट और z- का i आ जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट a/z प्लस यहाँ पर लिखेंगे b/z+i और स्टूडेंट फिर यहाँ लिखते हैं प्लस c/z- का i लिखेंगे स्टूडेंट। अब a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट a की जो वैल्यू आएगी तो a के नीचे लिखा हुआ है z, इसको 0 के बराबर पुट करें और z की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर z की वैल्यू निकालेंगे z=0 आएगा, z=0। इस टर्म में z को छोड़ देंगे, जो a के नीचे लिखा रहता है इसको छोड़ते हैं स्टूडेंट। तो मिलता है यहाँ पर 1/z²+1, 1/z²+1। तो यहाँ पर आता है 1/z² + 1 और z=0 रखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b के डिवाइड में स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है z+i, इसको हम 0 बराबर पुट करेंगे और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट -i आएगी। तो यानी कि इस टर्म को यहाँ पर इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, यहाँ पर छोड़ देते हैं, आयोटा में बना दें तो इसको ये टर्म आता है। तो आयोटा यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर हटा देंगे, z+i वाला टर्म इससे यानी b की वैल्यू फाइंड कर दें। b के नीचे लिखा है z+i, इसको हटा देंगे 1/z और z-i। तो यहाँ लिखते हैं 1/z और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट z-i, -i इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट 1/ यहाँ पर आ जाएगा -i और स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं -i और -i। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से जो b की वैल्यू फाइंड होगी b=1/ माइनस प्लस आ जाएगा स्टूडेंट, तो i इंटू 2 इंटू i मिल जाएगा। तो इस तरीके स्टूडेंट जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2। यहाँ से निकल आया a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू -1/2 स्टूडेंट। अब हमें को c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर निकालते हैं स्टूडेंट, ये जगह थोड़ी जगह बच रही है वही निकाल देते हैं। c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c की वैल्यू स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे, c के अपॉन में लिखा हुआ है z-i को 0 पुट कर दें तो z=i मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं z=i, ये लिखा और z-i वाला टर्म यहाँ से हटा करके 1/z z+i बचा, इसमें लिखते हैं 1/ यहाँ पर z स्टूडेंट, यहाँ पर z+i लिख दिया और इसमें z की जगह पर i पुट करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/i इंटू यहाँ पर i+i। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 1/2i और i का इंटू करेंगे तो स्टूडेंट 2 इंटू i का स्क्वायर मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 i का स्क्वायर -1, तो -1/2 आया। a b c की वैल्यू उठा करके इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट। तो 1/z z² + 1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी और हम उठा करके इसमें यहाँ पर पुट करते हैं और आगे की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर तीनों पॉइंट z=0, z=i, z=-i, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म से जो भी पॉइंट निकल रहे हैं स्टूडेंट, ये पूरे के पूरे टर्म, चाहे यहाँ पर देखें 0 इससे मिलेगा और z² + 1 से मिलेगा i और -i, यानी कि इस टर्म में जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं स्टूडेंट वो इस फंक्शन को
एनालिटिक नहीं होने दे रहे हैं, यानी कि इनको हटा करके टोटल का टोटल जो फंक्शन बचा हुआ है उसी को एफजेड मानेंगे। इसमें तीनों टर्म, इससे भी निकल रहा है टर्म, वो भी इसके अंदर आएगा। इससे जो दो टर्म निकल रहे हैं प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, वो भी स्टूडेंट इसी के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इतना टर्म हटा करके जो बचता है यहाँ पर हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड, इसी को हम एफ जेड मानेंगे। जो फंक्शन को इनफाइनाइट बनाते हैं उनको छोड़ करके जो फंक्शन बचता है वो एफ जेड होता है। तो ये एफ जेड है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना, यही एफ जेड है, कॉस हाइपरबोलिक पाई जेड, हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड, यही हाइपरबोलिक पाई जेड, हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड, यही फंक्शन एनालिटिक है। इतना इसी को हम टेक करेंगे, टेक एफ जेड इक्वल टू, तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट मानते हैं टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर आता है हाइपरबोलिक कॉस ऑफ पाई जेड। अब इसको ये फंक्शन स्टूडेंट एनालिटिक है, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, इसीलिए स्टूडेंट हमने इसको लाइन को नहीं हटाया था। क्लियरली एफ जेड यानी हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड, क्लियरली एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, विद इन एंड ऑन सी देन वाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। और अब स्टूडेंट इसके आगे की बात करते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूले के बाद की बात देखते हैं आगे इसको। तो स्टूडेंट यहां पर कॉस हाइपरबोलिक पाई जेड लिखा हुआ है या हाइपरबोलिक कॉस पाई जेड लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहां पर एक फार्मूला बीएससी पार्ट 1 में छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, हमने पढ़ा है हाइपरबोलिक कॉस जेड इक्वल टू, यहाँ पर होता है अगर हाइपरबोलिक फंक्शन हटाएं तो स्टूडेंट यहाँ पर होता है कॉस आयोटा इंटू जेड। अगर इसमें यहाँ पर हम इसको पुट कर दें तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा कॉस, एच हटाएंगे यानी हाइपरबोलिक हटाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आयोटा लग जाएगा, आयोटा इंटू पाई जेड आ जाएगा स्टूडेंट ये। अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है स्टूडेंट क्लियर हो गया, एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, जो अभी हमने फिगर बनाया था उसमें, देन बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला पहले इसको सही करके लिखते हैं स्टूडेंट, फिर यहाँ पर फार्मूले की वैल्यू लगाएंगे यानी इंटीग्रल अलोंग सी। तो स्टूडेंट एफ जेड जो बना हुआ है वो ये टर्म है यानी एफ जेड डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ जेड डिवाइडेड बाई स्टूडेंट यहाँ पर जेड, और ये आता है जेड स्क्वायर प्लस 1 और डी जेड। इसको सबसे पहले सही करके लिखते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर आता है एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आता है जेड, और इसको यहाँ पर जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा, और यहाँ पर डी जेड लिखा है स्टूडेंट। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को लिखते हैं, फिर हम फार्मूले का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट इंटीग्रल अलोंग सी, यहाँ पर बनता है एफ ऑफ जेड, और स्टूडेंट एक बटे इसकी वैल्यू जो हमारी लिखी हुई है ए अपॉन जेड, ए की वैल्यू 1, तो यानी कि यहाँ पर आता है स्टूडेंट 1 अपॉन जेड। फिर यहाँ पर लिखते हैं बी की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2, और इसके अपॉन में लिखा है जेड प्लस आयूटा, और इसके बाद स्टूडेंट फिर लिखा हुआ है सी की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 2, और यहाँ पर जेड माइनस आयूटा लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, और ये वैल्यू यहाँ पर डी जेड ये बराबर आ गई। तो अब यहाँ पर इंटीग्रल अलोंग सी लगाए स्टूडेंट, तो यहाँ से मिल जाएगा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस इस 1/2 को हम बाहर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो इंटीग्रल अलोंग सी, तो ये वैल्यू यहाँ पर मिलती है स्टूडेंट एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा, और इसके बाद स्टूडेंट माइनस का 1/2 यहाँ पर डी जेड और लिखा हुआ है, इसमें भी यहाँ पर डी जेड है स्टूडेंट, और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल अलोंग सी, यहाँ पर मिल जाएगा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा इंटू यहाँ पर लिखते हैं डी जेड, इतना आया यहाँ पर। अब स्टूडेंट हमारा कॉची इंटीग्रल जो फार्मूला था उसका यूज करते हैं। अभी हमने इसको सही करके लिखा है, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला है उसमें जो पॉइंट बनता है स्टूडेंट, जो इनसाइड होता है वो सिंगल पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर तीनों पॉइंट एक साथ उसमें मिल रहे थे, तो तीनों पॉइंट को हमने अलग अलग कर दिया। अब इसमें अलग पॉइंट आ गया, एक जेड इक्वल टू 0 बनाएगा स्टूडेंट, इसमें जेड इक्वल टू माइनस आयोटा बनाएगा, और इसमें जेड इक्वल टू प्लस आयोटा बनाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, जेड माइनस ए लिखते हैं, ए की वैल्यू 0 है इसमें, और इसमें स्टूडेंट यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस आयोटा
और इसमें जेड की वैल्यू जेड माइनस आई है, यानी जेड माइनस ए होता है, तो यहाँ पर ए की जगह आयोटा लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो इसमें फार्मूला जो लगाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर 2 पाई इंटू आयोटा और इंटू एफ ऑफ जीरो, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला है, क्योंकि एफ ए होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ए की जगह लिखा हुआ है जीरो, एफ जीरो बन जाएगा। यहाँ पर ए की जगह लिखा हुआ है यानी माइनस ए की जगह पर प्लस आई, यानी ए की जगह पर माइनस आयोटा है, तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं स्टूडेंट 1/2 और इसमें यहाँ पर आ जाएगा इंटू 2 पाई आई और एफ और माइनस का आयोटा मिल जाएगा, और माइनस का स्टूडेंट यहाँ से 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आई और इंटू यहाँ पर एफ। दिख नहीं रहा स्टूडेंट, इसको आगे की तरफ यहाँ पर नोट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आई के इक्वल था, लेट मान लिया था आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू ये वैल्यू आई, यहाँ से यहाँ पर पहुंचे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा आई इक्वल टू 2 पाई आई, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2 पाई इंटू आई इंटू लिखते हैं एफ ऑफ जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड है, अगर यहाँ जीरो लिखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट कॉस ऑफ आयोटा इंटू पाई और यहाँ पर जीरो पुट कर दिया। इसके बाद फिर लिखते हैं स्टूडेंट माइनस का 1/2, तो यहाँ पर आता है स्टूडेंट माइनस का 1/2 इंटू लगाया 2 पाई इंटू आयोटा इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉस ऑफ माइनस का आयोटा, इसमें रखते हैं माइनस का आयोटा, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ आयोटा इंटू पाई इंटू यहाँ पर माइनस का आयोटा लिख दिया स्टूडेंट। इसके बाद फिर यहाँ पर माइनस का 1/2 है, यहाँ पर फिर लिखा स्टूडेंट माइनस का 1/2 और इसको लिखते हैं स्टूडेंट 2 पाई इंटू आयोटा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कॉस, यहाँ पर लिखा हुआ है ए की जगह पर जेड माइनस ए होता है स्टूडेंट, माइनस ए की जगह पर यहाँ पर माइनस आयोटा यानी ए की जगह आयोटा, तो यहाँ पर एफ इंटू आयोटा लिख देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ आई इंटू पाई इंटू स्टूडेंट यहाँ पर आयोटा आई लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, इतना बना यहाँ पर। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आई इक्वल टू 2 पाई आई हम कॉमन लेते हैं, तो 2 पाई आई कॉमन ले लिया यहाँ से, कॉस जीरो बना स्टूडेंट, कॉस जीरो वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 1/2 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट कॉस ऑफ माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो स्टूडेंट यहाँ पर केवल पाई मिलेगा, और इस तरीके से माइनस का 1/2 आयोटा का स्क्वायर -1 तो कॉस माइनस का पाई मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कॉस माइनस पाई आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर आई। फिर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू आई 1 माइनस 1/2, तो स्टूडेंट कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और इस तरीके से माइनस का 1/2 इंटू यहाँ पर कॉस माइनस पाई, यानी कि हमें मालूम है स्टूडेंट यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यानी कि यहाँ पर कॉस माइनस पाई कॉस पाई के इक्वल होगा, और कॉस पाई की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर फिर लिखते हैं माइनस का 1, इतनी वैल्यू यहाँ पर आई। और आगे देखते हैं अब इसको, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई इंटू आयोटा और सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/2 और फिर यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो स्टूडेंट 1 और 1 मिला करके यहाँ 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 1 और 1 2, तो 2 का इंटू करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई इंटू आयोटा, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर लगा। अगर 3 पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट इनसाइड मिलते हैं तो हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। तो अभी अगले वीडियो में, अभी ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए अगले वीडियो में हम चलते हैं, अगले वीडियो में इसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चनों की बिल्कुल एकदम से रटा देंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट हमारे जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के वीडियोज पड़े हुए हैं उन वीडियो को और हमारे जो पावर सीरीज है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसके वीडियोज पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, प्लेलिस्ट खोलें और वहाँ पर अलग अलग देखें, तो उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज पड़ी हुई है, पावर सीरीज के वीडियो पढ़ सकते हैं आप।
एनालिटिक फंक्शन पढ़ा हुआ है। एनालिटिक फंक्शन के वीडियोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझाएं, आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम अपलोड कर रहे हैं। और इसके बाद स्टूडेंट बीएससी फाइनल के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग की बुक उसमें अपलोड है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आप जहाँ क्वेश्चन आप देखें तो जो भी चैप्टर आप पढ़ें वो लेक्चर 1 से पढ़ें। पहले लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, बहुत अच्छा समझ में आएगा स्टूडेंट। ऐसे ही सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट वालों के लिए भी हमारे वीडियो अपलोड हैं और क्रम से वीडियो अपलोड हो भी रहे हैं, बराबर वीडियो अपलोड करेंगे आगे। तो आज इस वीडियो में यही तक स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में इसके आगे की बात करते हैं।